हेलो एवरीवन। हमने आपसे जैसा पिछले वीडियो में कहा था कि हम 10 मार्क्स का और ज़बरदस्त जुगाड़ लेकर के आपके लिए आएंगे, तो वही ज़बरदस्त जुगाड़ हम लेकर के आ गए हैं। और आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स, या हो सकता है आपसे 2 मार्क्स का एक शॉर्ट में पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। जस्ट उसका सिंपल ये डायग्राम बनाओ और उसका जो लॉ होता है वो लिख दो, वो पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव तय है, ऑब्जेक्टिव तय है, कोई नहीं रोक सकता उसको। बहुत सारे बच्चे लगभग 10-12 बच्चे ऐसे थे। कल न्यू ईयर था, 1 जनवरी थी। कल मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जिनको मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया, उनकी सिलेबस अगस्त में ख़त्म हो गई। वो पार्टी कर रहे थे, खुश थे कि वो रिलैक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो साफ साफ बोल रहे हैं, सर नीम का पत्ता कड़वा है, फिजिक्स का पेपर हलवा है। और जो बच्चे जिनका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, सटार के पास पढ़ रहे थे, ऑनलाइन पढ़ रहे थे, हालत ख़राब है उनकी, ज़बरदस्त तरीके से हालत ख़राब है। 10-12 बच्चों की मैंने कल काउंसलिंग की। सभी बच्चे सेंटर पे आए, ऑफिस में आकर के एकदम रोने जैसी हालत उनकी थी, और सब परेशान कि सर क्या करें। अब ज्वाइन तो कर लिए थे, पिताजी दोबारा पैसा देते नहीं, ज़बरदस्ती में ऑनलाइन पढ़ना पड़ा, उस सटार के पास पढ़ना पड़ा, और हालत ये हुआ कि बोर्ड पास करने लायक नहीं है हम। उनके लिए बहुत दुख होता है। और उसके लिए मैंने कहा कि नहीं, तुम टेंशन मत लो, जितना वीडियो हम अपलोड कर रहे हो तुम उसको देखो, सिर्फ उतना देख लोगे आपका काम हो गया। सिर्फ उतना देख लोगे जितना वीडियो हम अपलोड कर देंगे मकर संक्रांति तक, उतना देख लिया आपका काम हो गया। क्लियर। और आज उसी में से एक बेहतरीन व्हीटस्टोन ब्रिज यहां पर हम लेकर के आए आपके लिए। इसमें से ऐसा पॉइंट बताएंगे जहां से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव कवर होगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव तो होगा ही, कोई रोक ही नहीं पाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बाबू। यहाँ देखो, इसको पढ़ने से पहले 2-3 बातें दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। पहला, किरचॉफ चाचा बोल के गए 2 नियम, केसीएल और केवीएल, 2 नियम किरचॉफ चाचा बोल के गए। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये भी ऑब्जेक्टिव में बन के आता है और सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स में पूछ देता है, ठीक है। एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, सुन लो, ध्यान से सुन लो, रोना नहीं है, ध्यान से सुनो बात को। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता था? तो किरचॉफ चाचा बोले कि करंट लॉ के थ्रू कि बाबू किसी भी जंक्शन पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो ये तो भगवत गीता का रूल हो गया, जो आया है वो जाएगा, सिंपल। किरचॉफ करंट लॉ का कहना है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट विल बी 0। अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट विल बी 0। किरचॉफ्स करंट लॉ किसको फॉलो करता है? तो सी से करंट, सी से चार्ज, ट्रिक बता रहे याद रखने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है ये किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? तो इसका कहना है कि किसी भी लूप में जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सब 0 हो जाएगा, नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाएगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है। और ये किसको फॉलो करता है? तो ये फॉलो करता है बाबू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केवीएल अप्लाई कैसे करते हैं? अरे इलेक्ट्रिक करंट में यही तो दुख देता है, केवीएल अप्लाई नहीं होता है सर। तो टेंशन क्यों लेते हो? इसके लिए विवेक सर है यहाँ पे, तुम क्यों परेशान हो भैया? केवीएल क्या, और तुमसे तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करवा देंगे। केवीएल तो फिर भी अभी बच्चा है। करंट आई और रेजिस्टेंस कितना? आर। ध्यान से सुनना, आपके लेवल तक केवीएल सिर्फ 2 जगह अप्लाई करना है, रेजिस्टेंस में और बैटरी में। जो बोल रहे हैं मान लो, ठीक है। केवीएल अप्लाई करना 2 जगह, रेजिस्टेंस और बैटरी में। अगर लूप में घूमते वक्त आप करंट के डायरेक्शन में है, आप करंट के डायरेक्शन में है, तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज कैसा? प्लस IR। और लूप में घूमते वक्त अगर आप करंट के उल्टा डायरेक्शन में है तो वोल्टेज -IR। और भैया -IR, कोई प्लस लेता है इधर और कोई माइनस लेता है इधर, तो उससे परेशान नहीं होना है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप विश्वास करिए, हर एक लॉ फिट है। क्लियर। अच्छा, बटेरी में कैसे? तो बटेरी में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बटेरी का वोल्टेज मान लो भी लूप में घूमते वक्त
अगर तुमको पहले निगेटिव आदमी से भेंट हो गया, यानी कि बैटरी के निगेटिव प्लेट से भेंट हो गया, तो बैटरी का वोल्टेज माइनस भी, बैटरी जिसको बोलते हैं, क्लियर। और अगर आपको लूप में घूमते वक्त बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से भेंट हो गया तो बैटरी का वोल्टेज प्लस भी, क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या है वो यहाँ से निकल के आया जी 6। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, किसको फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, केवीएल लगाते कैसे हैं, सब्जेक्टिव भी बन के आ सकता है। इसी बात पे बोलो, नीम का पत्ता कड़वा है, फिजिक्स का पेपर हलवा है। आ जाओ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो इसको क्या स्टेटमेंट है, ध्यान से पहले समझिए। व्हीटस्टोन चाचा ने कहा कि बेटा अगर ये से दोनों रेसिस्टेंस, ये जो आर्म रेसिस्टेंस है, किताबों में लिखता है आर्म रेसिस्टेंस, वो सब आर्म, ठीक है ना, तो स्टोन छोड़ दो। यहाँ देखो इस दोनों आर्म रेसिस्टेंस यानी कि दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो है, जो दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो अगर बराबर है तो उनका कहना था, किरचॉफ चाचा बोल के गए, व्हीटस्टोन चाचा बोल के गए कि इस गैल्वेनोमीटर में टोटल करंट जीरो कर लेना, टोटल करंट जीरो कर लेना, मतलब इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो ये बात तो क्लियर है कि बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा जी। एकदम ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। बात समझ में, बी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल दोनों क्या है, बराबर है, ऐसा व्हीटस्टोन ने बोला। अब प्रूव कैसे करेंगे इस बात को, तो समझिए ध्यान से। हम क्या किए, इसको किरचॉफ्स लॉ को पकड़ के हम प्रूव करना चाहते हैं, और दूसरा जुगाड़ तो मेरा अपना होता ही है। ऐसा मेथड बताएंगे आपको, 2 मेथड से व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करके दिखाएंगे। ये तो मेथड कॉमन है, और एक मेथड और ऐसा बताएंगे कि अगर एग्जाम में लिख दिए तो एग्जामिनर आपके कॉपी का पन्ना फाड़ के पॉकेट में रख लेगा जी, क्योंकि मेथड है यूनिक है, उसको भी पता नहीं है। कॉपी का पन्ना फाड़ के पॉकेट में रख लेगा और जाके फिर दूसरी जगह बताएगा कि देखो हम नया मेथड इजाद किए हैं, तब तुम बोलना कि नहीं ये मेथड विवेक सर का है, धुआं पढ़ाते हैं, बहुत गर्दा उड़ा देते हैं एकदम, और सिलेबस तो एकदम टाइम पे ख़त्म करते हैं। मेरा सिलेबस अगस्त में ख़त्म हुआ 12th का, और अभी तक बाकी का तो पूछो ही मत भैया, क्या हालत है। चलिए खैर, 2 लूप बाबू अलग कर लो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता है कि केवीएल अप्लाई करना है ना, लूप अलग कीजिए, लूप अलग कीजिए। नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन एनी क्लोज लूप विल बी 0। तो इस लूप में है ना, यहाँ देखना ध्यान से, इन लूप ए बी डी ए। अब ए बी डी खाली लिखेंगे तो तुम तो इसको ए बी डी विलियर्स मान लेगा, बहुत महान क्रिकेटर है, पर्सनल माय फेवरेट, लेकिन ए बी डी ए। देखो बाबू क्या करना है, हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। एक बात दिमाग में रखना, किसी भी क्लोज लूप के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप 2, 3, 4, 50 इन्फिनिट लूप्स लेते हैं तो जितना भी लूप रहेगा ना, ठीक है, उसमें अगर एक लूप में आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो बाकी सब में क्लॉकवाइज डायरेक्शन लो, ताकि तुमको माइनस प्लस का कभी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लूप में करंट की डायरेक्शन को उल्टा पुल्टा करने का कोशिश किया तो हो सकता है आपको परेशानी हो, कुछ में ठीक बैठ जाता है, कुछ में नहीं बैठता है, समझ रहे हैं ना। तो लूप में बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं करना बाबू। अगर एक लूप में आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो बाबू दूसरे लूप में भी आप क्लॉकवाइज ही घूमिए। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी डी ए वाले लूप में देखो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। हमने आपको क्या बताया कि हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे बाबू, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, हम इधर ए से बी, तो अगर हम उधर जा रहे हैं, करंट भी उधर है, तो हम अगर करंट के डायरेक्शन में हैं तो प्लस आई आर, रेसिस्टेंस में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर, और करंट के उल्टा डायरेक्शन में माइनस आई आर लेंगे, ऐसा किरचॉफ चाचा बोले हैं। तो ऊपर करंट के डायरेक्शन में देखो, इस पी रेसिस्टेंस में पोटेंशियल कितना हो जाएगा जी, तो I1P, इसमें रेजिस्टेंस कितना करे, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, I1P प्लस में घूम के आएंगे इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G मान लो, गैल्वेनोमीटर में करंट IG मान लो, तो इसमें जो करंट आने वाला है, जो पोटेंशियल आने वाला है, करंट है IG, पोटेंशियल हो जाएगा IG इंटू जी, और ये भी प्लस में होगा।
जब लौटेंगे डी से ए की तरफ तो भैया हम ऊपर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, तो यहाँ थोड़ा माइनस आ जाएगा, ठीक है, उल्टा डायरेक्शन पड़ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे I2R और वो भी कौन सी में, माइनस में, इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लो बाबू, ठीक है। दूसरा लूप पकड़ते हैं, इन लूप BCDB, ठीक है, इन लूप BCDB, B से C के तरफ, देखो हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, B पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, B पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम करंट के डायरेक्शन में है बाबू, हम करंट के डायरेक्शन में हैं, हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो हम भी नीचे B से C की तरफ, करंट भी नीचे B से C की तरफ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस ले लेंगे, तो प्लस Q इंटू I1 माइनस IG। अब एक बच्चा बोला कि सर ये सब कैसे कैसे आप लिख के रख लिए हैं जी, कॉपी कर लिए क्या? कॉपी नहीं किया। अब समझो, यहाँ से बैटरी जो है वो बैटरी आपको करंट दिया I, ए पॉइंट पे आया, ए पॉइंट पे कितना करंट आया, I। किरचॉफ चाचा क्या बोल के गए कि जो आया है वो जाएगा, भगवत गीता का नियम। तो जो आया है, जितना करंट I आया वो दोनों, वो I करंट इस दोनों आर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इधर घुस गया I1, इधर घुस गया I2। जब ये I1 करंट यहाँ आया, इस B पॉइंट पे आया, तो ये भी एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट किसको बोलते हैं करंट में? तो इलेक्ट्रिक करंट में जंक्शन पॉइंट उसको बोला जाता है बाबू जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो कनेक्टेड हों, उसको हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा फिर नोड भी होता है ना। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज 2 टाइप का होता है बाबू, एक बैलेंस, दूसरा अनबैलेंस। अपने को बैलेंस पढ़ना है, अनबैलेंस भी अपने क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए मेरे पास 2 ट्रिक भी होता है ना। अक्सर मैं क्लास में जब अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाता हूँ तो उसको मेथड से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, और एक ऐसा तोप मेथड देते हैं कि फट से उसका सॉल्व हो जाता है। ऐसे तो अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज सॉल्व कीजिएगा बाबू तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा, लंबा चौड़ा 3-4 इक्वेशन आएगा तब सॉल्व होता है। और एक ऐसा जुगाड़ हम पॉकेट में रखे हुए हैं, निकाल के एकदम चूरन दिए, चाटा, सॉल्व। अब यहाँ देखो, बी पॉइंट पे आते ही देखो यहाँ से जो I1 करंट आया उसमें से IG करंट गैल्वेनोमीटर में घुस गया, तो जो बचा वो कहाँ जाएगा, I1 माइनस IG। जो बचा वो कहाँ जाएगा, I1 माइनस IG क्यू रेसिस्टेंस में। क्लियर? इधर से आ रहा है IG, इधर से आ रहा है IG, इधर से आ रहा है I2, तो इस D पॉइंट पे I2 IG दोनों आया, तो जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, तो I2 प्लस IG चला गया। उसी को हमने यहाँ लिख रखा है। क्लियर? अब यहाँ लगाते हैं बाबू, C से D में जब आइएगा, अपन तो क्लॉकवाइज घूम रहे, C से D में जब आएंगे ना, तो C से D में आते वक्त अपन आ रहे हैं C से D में नीचे, और करंट भैया ऊपर, तो माइनस, तो माइनस S इंटू I2 प्लस IG, क्लियर? I2 प्लस IG आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम ऊपर, D से B, करंट नीचे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा फिर से माइनस IG इंटू G बराबर कितना, 0। तो यहाँ से आ जाएगा बाबू QI1 माइनस QIG माइनस SI2 माइनस SIG माइनस IG इंटू G बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन हमने डेवलप कर लिया। अब ये जो 2 इक्वेशन आप डेवलप किए हैं, तो व्हीट स्टोन चाचा बोल के गए थे कि अगर इस दोनों का और इस दोनों का रेशियो बराबर है तो बीच वाला में से कोई करंट हीलिंग डूलिंग नहीं करेगा, कोई माहौल ख़राब नहीं करेगा। आया बात समझ में? सटार और ऑनलाइन के पास पढ़ने से यही सब ड्रामा होता है। कोई भी ऑनलाइन वगैरह ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि मैं बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें खराब है। अरे कोर्सवा तो पूरा कर दिया करो भाई, खाली मोटिवेट करते रहेंगे कि आप अपने माँ के बारे में इतना सोचिए, आप अपने पिताजी के बारे में यह सोचिए, वो कैसे कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। अरे पता है भैया वो बहुत मेहनत करके पैसा दे रहे हैं, ठीक है, कोर्सवा पूरा करना दो, तब ना उसका मेहनत जो है सो सफल होगा। हैं, खाली बोलने से होगा, खाली डीलिंग पैंतरा देने से होगा जी? पढ़ाने बेर में हो नहीं रहा है, और खाली डीलिंग पैंतरा जितना ले लीजिए इन लोगों से। चलिए, तो व्हीट स्टोन चाचा के हिसाब से इसमें करंट नहीं होना चाहिए, तो बाबू हम क्या कर रहे हैं, IG को 0 कर दे रहे हैं। ठीक है, IG को क्या करना है, 0 फ्रॉम 1। पहला इक्वेशन में देखना, अगर IG 0 हो जाता है,
आई जी जीरो हो जाता है तो आई जी इंटू जी, जीरो इंटू जी जीरो, ये खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या? तो बचेगा बाबू I1P माइनस I2R बराबर जीरो, यानी कि I1P बराबर I2R। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि P/R बराबर I2 बट्टा I1, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली आप फ्रॉम टू, देखो कितना इजी है। अगर आपको ये सिर्फ डायग्राम पता है, दो लूप अगर आप अलग करना जानते हैं, केवीएल का ऐसा जबरदस्त मेथड आपको बता दिए। करंट के डायरेक्शन में बैठावे अगर रेसिस्टेंस, अगर करंट के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी है, तो रेसिस्टेंस में पोटेंशियल प्लस IR, नहीं तो माइनस IR। और लूप में घूमते वक्त अगर पहले बैटरी का माइनस मिल गया तो माइनस, अब बैटरी का प्लस मिल गया तो प्लस। सिंपल है, बहुत आसान है ये, तो बहुत आसान बात है। अब आई जी को जीरो करना है भैया, यहाँ देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, बचेगा क्या? QI1 माइनस SI2 बराबर जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा बाबू QI1 बराबर SI2। तो यहाँ से लिख सकते हैं Q/S बराबर I2 बट्टा I1, इक्वेशन नंबर कितना? तो ये से इक्वेशन नंबर हो गया 4। यहाँ से भी I2/I1, यहाँ से भी I2/I1। अगर आप दोनों इक्वेशन को देखें फ्रॉम 3 and 4, तो यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि P/R मस्ट बी इक्वल टू Q/S। जरा सेटिंग कर लो, P/Q बराबर R/S, क्रॉस यहाँ Q नीचे या R ऊपर। तो इस तरीके से जो है वो आप 5 नंबर बिहार बोर्ड से किसी भी 12th फिजिक्स के लेवल पर, 12th बोर्ड के लेवल पर, इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप 5 नंबर लूट सकते हैं। आया बात समझ में? बड़ा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम, दो लूप, केवीएल लगाने आता है सर, दंदना दो, हो गया 5 नंबर फ्री में 5 नंबर। ये तो था नॉर्मल मेथड, ठीक है, ये तो एकदम नॉर्मल मेथड था। ये ऐसा मेथड है जिसको भैया केवीएल लगाने आता है तो ही बन पाएगा। लेकिन हम उस तरह के बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते ना, कि जो मान लो कि अगर केवीएल लगाने भी नहीं आ रहा है, तो उनका भी हमारे पास एक तोप मेथड है। ऐसा जुगाड़ है कि आप फटाक से ऐसा डायग्राम बनाइएगा और धड़ से जो मेथड लिखिएगा, पक्का एग्जामिनर वो कॉपी का पेज फाड़ के पॉकेट में रख लेगा, वो कन्फर्म। अब देखो दूसरा मेथड बताते हैं कैसे प्रूफ होता है। चलो दूसरा मेथड देखो। व्हीटस्टोन के हिसाब से ये जो आर्म रेसिस्टेंसेस हैं, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर बराबर है तो बीच वाले से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। और हम जानते हैं कि अगर बीच वाले से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से ये B पॉइंट और D पॉइंट, क्योंकि इसका कनेक्शन तो B से D है, तो यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। मतलब इस दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो सेम हो जाएगा। चलेगा, अच्छी बात है। ओम्स लॉ भी आपको पता है ना। ओम का नियम ये था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव देखो क्रिएट हो रहा है फट से, एकदम मतलब जादू है भाई, मतलब दाएं ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर दे रहे हैं। यहाँ देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे, समझ रहे हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वल टू लाओगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? R, यानी कि रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये एक तरीका है, लेकिन उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे ना, उस चीज़ को हम लोग को देखना है। देखो बाबू, अगर इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ज़रा ध्यान से देखना, तो ये जो B और D पॉइंट है, इस दोनों का कनेक्शन कहाँ से है? तो A से भी है, कॉमन। दोनों के लिए ये A और ये C दोनों कॉमन पॉइंट है। जिसको केवीएल नहीं आता वो ध्यान से देखो। अगर आपका B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है तो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट तो A है। अगर हम दोनों में से A का पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या दिक्कत है? बात बराबर होगा मैथमेटिकली। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, तो ओम चाचा बोल के गए कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेसिस्टेंस, यानी कि I1 इंटू P बराबर I2 इंटू R। तो यहां से आ गया P/R बराबर I2 बट्टा I1, इक्वेशन नंबर 1। बिना लूप खींचे देखो यहां पहुंच गए, पहला मेथड। बिना लूप खींचे, केवीएल बिना लगाए, किरचॉफ चाचा को छोड़े, ओम चाचा को पकड़े और यहां पहुंच गए। अब यहां देखो दोबारा, फिर से दोबारा देखो, VB और VD
अब दोनों का कनेक्शन सी से भी तो है, तो दोनों में से जरा सी का पोटेंशियल घटा दो, फिर से क्या हो जाएगा, I1 माइनस आई जी, करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो I1 माइनस आई जी इंटू क्यू बराबर I2 प्लस आई जी इंटू एस। क्लियर? हम तो जानते हैं कि आई जी जीरो करना है, क्यों? चाचा बोले इसीलिए। तो आई जी को जैसे जीरो करोगे तो यहां हो जाएगा I1 क्यू बराबर I2 एस। तो यहां से आ गया, क्या आ गया जी, तो Q बट्टा एस बराबर I2 बट्टा I1। इक्वेशन नंबर 2 फटाक से पहुंच गए यहाँ, बिना लूप केवीएल खींचे यहाँ पर डायरेक्ट। अब यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ये रहा 1, ये रहा 2, और दोनों को जैसे ही इक्वेट करोगे ये प्रूफ हो गया। देखा कैसा तोप मेथड था, यही जुगाड़ है। ऐसा ऐसा बहुत सारा जुगाड़ फिजिक्स का हम पॉकेट में रखे हुए हैं, ऑन फिंगर टिप्स एकदम फटाक से। जिसको केवीएल नहीं भी आता परेशान का है हो भैया, देखो छाप दो। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आ सकता है, एक आध न्यूमेरिकल दिया जा सकता है, यहाँ 5 दे देगा 5 दे देगा, ठीक है ना, यहाँ 10 दे देगा 10 दे देगा, और यहाँ बीच में दे देगा 15 12 10 5 कुछ भी दे सकता है। बैटरी का वोल्टेज दे देगा, करंट निकलवाएगा, कभी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलवाएगा। समझ गए कि नहीं? तो इस सब के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बड़ा ही सिंपल मेथड होता है बाबू। व्हीटस्टोन सर्किट को प्रूफ करना, इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्लियर? एकदम आप इसको दोनों मेथड, दूसरा मेथड तो ऐसा है कि कह तो रहे हैं एग्जाम में लिख दिए, पूछ दिया एग्जाम में लिख दिया, तो एग्जामिनर जो होगा ना वो पेपर फाड़ के तुम्हारा पॉकेट में रख लेगा, जाके फिर दूसरा जगह डीलिंग देगा। समझ गए नहीं? एकदम निश्चिंत रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बाबू, अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है अपना 5 मार्क्स का, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। डायरेक्ट ये लिख के देता है आपको, इसको प्रूफ करो और 5 नंबर ले लो। तो यहाँ देखो कैसे प्रूफ करना है। जैसे व्हीटस्टोन को प्रूफ करने के लिए हमने आपको कुछ एक्स्ट्रा लॉज बताए, कुछ ऑब्जेक्टिव वहाँ से आप निचोड़ के निकाल सकते हैं, वैसे यहाँ से भी निकलेगा। कैसे? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ध्यान रखना इस बात को, सबसे पहला जुगाड़ स्नेल्स लॉ, सबसे पहला जुगाड़ स्नेल्स लॉ। कैसे लगाते हैं स्नेल्स लॉ? ध्यान से सुन लो बात को, अभी लगा के दिखाएंगे, क्लियर हो जाएगा, क्लियर एकदम हो जाएगा, क्लियर। कैसे लगाते हैं स्नेल्स लॉ? तो स्नेल्स लॉ वहां लगेगा जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। क्लियर? अच्छा, और रे ऑप्टिक्स का कैसा भी डेरिवेशन हो, कैसा भी, नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ करेंगे, जिसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको धड़ल्ले से इस्तेमाल करेंगे 2 सरफेस पर, और फटाक से लेंस का जो है सो लेंस मेकर फार्मूला निकल करके आ जाएगा। क्लियर? लेकिन यहां देखना, आखिर यहां पर कैसे अप्लाई करेंगे इसको हम? इसको अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनो। इसको क्या करना होगा? कैसा भी रे ऑप्टिक्स का डेरिवेशन हो, सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो और वहां पर tan थीटा का कॉन्सेप्ट लगाओ। राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो और tan थीटा का कॉन्सेप्ट लगाओ, और हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, जितना भी डेरिवेशन है हर बुक को पलटोगे, हर डेरिवेशन के लिए अलग अलग मेथड, ठीक है। लेकिन ये विवेक अग्रवाल का अपना एकदम धाकर टेक्निक, तोप मेथड, क्या समझे, बहुत सारे ऐसे ऐसे तोप मेथड हम पॉकेट में रखे हैं, एक एक निकाल निकाल के आपको दे रहे, बस आप पचाते जाइए, डाइजेस्ट करते जाइए और एक एक मेथड को सीखते जाइए, और हर बार बोलिए नीम का पत्ता कड़वा है, फिजिक्स का पेपर हलवा है। क्लियर? और यहाँ देखो कैसे इसको ड्राइव करना है। देखो ये स्फेरिकल सरफेस है बाबू, इस स्फेरिकल सरफेस को इंटरफेस कंसीडर करो, बाउंड्री, इधर कुछ और मीडियम, इधर कुछ और मीडियम, इधर μ1 उधर μ2, μ2 के साइड इमेज बन रहा है, μ1 के साइड ऑब्जेक्ट रखे। जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट होता है रे ऑप्टिक्स के अंदर वो सारा मिड पॉइंट से होता है, चाहे मिरर का हो, चाहे रिफ्रैक्टिंग सरफेस का हो, चाहे लेंस का हो। क्लियर? अब यहाँ देखो, P से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, P से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस r, और सेंटर कर्वेचर मतलब ये जो पार्ट है तुमको गोल टाइप जो दिख रहा है, किसी न किसी गोला का तो हिस्सा होगा, और गोला का सेंटर ये, तो यहाँ से ले गोला के सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का दूरी रेडियस है, तो कहलाता है भैया है पोल से लेकर के इमेज का डिस्टेंस भी।
अच्छा, स्नेल्स लॉ कहाँ लगता है? स्नेल्स लॉ लगता है जिस पॉइंट से रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज करने वाली है, जहाँ पर रिफ्रैक्शन होने वाला है वहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो वहीं पर करना है। क्लियर? उससे पहले यहाँ देखिएगा, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा आप। ये ओ ए सी एक ट्रायंगल आप निकाल के बाहर कीजिए। यहाँ वाला जो एंगल है, यहाँ देखो, रे ऑफ लाइट ओ से, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकली, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर ए पॉइंट पे आई, ए पॉइंट के बाद मीडियम चेंज होने वाला है, मतलब यहाँ से रिफ्रैक्शन होने वाला है, और जहाँ कहीं भी रिफ्रैक्शन होगा वहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो ए पॉइंट से सीधा इमेज यहाँ। क्लियर? स्नेल्स लॉ ठोको जरा। स्नेल्स लॉ एट ए। कैसे लगाते हैं पापा इसे? बेटे इसको लगाने के लिए यहाँ देखो, ए पे बैठ जाओ। बैठ गया पापा, बैठ गया। ए पे बैठने के बाद उधर देखो, वो एक पे बैठ के उधर देखो, जस्ट उधर देखो, उधर कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई? μ1। जो एंगल दिया है उसके साथ साइन लगा लो तो साइन आई हो जाएगा। ए पे बैठ के जस्ट उधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, एंगल आई, उसमें साइन लगा लो, साइन आई। जो बोल रहे हैं मानो, जो कारनामा इधर किए वही उधर करिए। μ2। ए पे बैठ के उधर देखा, अरे उधर देख, ए पे बैठ के उधर देख, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो μ2 है। एंगल कितना है? आर है। साइन लगा, साइन आर। दोनों को बराबर कर, तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। और यही तो स्नेल्स लॉ है। कितना इजी सर, काश आपका ऐसा टीचर मिलता। बहुत बच्चों को हमने स्नेल्स लॉ बताया, दंग रह गया सब सटार के पास स्नेल्स लॉ पढ़ा। यह लंबा मेथड, हवा कुछ नहीं लग रहा, माथा के ऊपर से बाउंसर पे बाउंसर जा रहा है, एकदम बुमराह के जैसा। स्नेल्स लॉ यही है, यही। अच्छा, रे ऑप्टिक्स के लिए 2-3 बातें दिमाग में रखनी है। कैसा भी डेरिवेशन करना हो, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो, उसमें tan थीटा का कॉन्सेप्ट लगा। और दूसरी बात, जितना भी फॉर्मूला आप डिराइव करते हैं सब पर एक्सियल रेज के लिए है। सारा का सारा फॉर्मूला पर एक्सियल रेज के लिए है। पर एक्सियल रेज क्या होता है? पर एक्सियल यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी नज़दीक जो रे ऑफ लाइट होगी उसके लिए, काफ़ी नज़दीक। जब प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाओगे फॉर पर एक्सियल रेज, यहाँ पे ध्यान से देखना, कुछ कंडीशन हम पहले डेवलप कर दे रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका तो एकदम मज़े आ जाएगा। 5 नंबर में पूछता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों उधर देखो, अगर ये पर एक्सियल रेज है तो ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के इतना नज़दीक हो जाएगी कि ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अल्फा बहुत छोटा हो गया, सब एंगल छोटे हो जाएंगे। जब एंगल अल्फा हो, बीटा हो, चाहे गामा हो, सारे के सारे एंगल जब बहुत स्मॉल हो गए, हाँ भैया, जब सारे एंगल बहुत स्मॉल हो जाएंगे तो tan थीटा के बराबर हो जाता है, sin थीटा के बराबर हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर? एंगल जब बहुत छोटा तो tan थीटा के बराबर, sin थीटा के बराबर हो जाता है, और cos थीटा 1 के बराबर हो जाता है। दूसरी बात, अब यहाँ आइए, इस ट्रायंगल में देखिए, अगर उसको यहाँ लगा लो तो यहाँ लिख लोगे μ1i बराबर μ2r। अच्छा है, इसको हम इक्वेशन स्टार मान लेते हैं। इस ट्रायंगल में आते हैं, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOC ट्रायंगल में आते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाहर का कोण अंदर के 2 कोण के जोड़ के बराबर होता है। अरे त्रिभुज के बाहर का कोण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स, यानी कि I बराबर अल्फा प्लस बीटा। और इसमें भी अगर लगाओगे इन ट्रायंगल ACI, तो यहाँ ध्यान रखना, ये जो बीटा है ये बीटा R प्लस गामा होगा, यानी कि R बराबर बीटा माइनस गामा होगा। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को उठा के स्टार में पुट करिए। फ्रॉम स्टार μ1 I की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा बराबर μ2
बीटा माइनस गामा। चलो ओपन कर लेते हैं बाबू, ठीक है, ओपन कर लेते हैं। अरे क्रिकेट वाला ओपनिंग नहीं भैया, इसको ब्रैकेट ओपन करो। μ1 अल्फ़ा, μ1 बीटा, μ2 बीटा माइनस μ2 गामा, बीटा वाला एक साइड, μ1 अल्फ़ा, μ2 गामा, μ2 बीटा माइनस μ1 बीटा। तो यहाँ से μ1 अल्फ़ा, μ2 गामा, μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर डबल स्टार। ये निकल करके आ गया। अब यहाँ पर अगर हम इस डेरिवेशन से कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो भैया हमको μ2 μ1 μ2 माइनस μ1 इस तरह का कुछ चाहिए था, वो सब दिख रहा है। हमको रास्ते से हटाना होगा अल्फ़ा, गामा और बीटा। हटाएगा कौन? तो हटाएगा इसको राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके लिए हमको चाहिए होगा tan थीटा। हमने ए पॉइंट से, जहाँ से रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करने वाली थी, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी पॉइंट पे। इस परपेंडिकुलर का हाइट आप अपने हिसाब से कंसीडर कर लो, कितना? h। क्लियर? आगे देखते, जरा बोर्ड साफ कर ले, फिर आगे आपको दिखाते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, 3 राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है, ओ ए बी सी ए बी आई, तीनों को हमने ड्रॉ कर लिया। tan थीटा कंसेप्ट लगा दो बाबू। tan अल्फा, एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू h बट्टा ओ बी, और यहाँ से tan बीटा h बट्टा बी सी, और यहाँ से tan गामा h बट्टा बी आई। इस तरीके से हम जानते हैं कि परएक्सियल रेज हैं तो एंगल बहुत छोटा होगा, तो tan थीटा थीटा के बराबर, tan थीटा थीटा के बराबर। तो ये tan अल्फा नहीं है, ये क्या है एक्चुअली में? अल्फा है। ये क्या है एक्चुअली में? अल्फा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं नाउ, चूंकि एंगल बहुत छोटे हैं तो अल्फा बराबर h बट्टा ओ बी, है ना, h बट्टा ओ बी। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं बीटा बराबर h बट्टा बी सी, बीटा बराबर h बट्टा बी सी, h बट्टा बी सी। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं बाबू गामा बराबर h बट्टा बी आई। इस ओ बी को आप चाहें तो बी ओ लिख लो, थोड़ा आपको ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में इधर बी आपने स्टार्टिंग में लिखा है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए समझने के लिए। अगर एंगल बहुत छोटे हैं बाबू, ये अल्फ़ा अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो ये रेज काफ़ी क्लोज हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो ओ से लेके आई तक का जो लाइन दिख रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर ये ए पॉइंट मान के चलो यहाँ आ जाता, तब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बी पॉइंट काफ़ी नज़दीक होगा पी के, यानी कि बी और पी में कोई डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर h बट्टा पी ओ, h बट्टा पी सी, और यहाँ लिख सकते हैं h बट्टा पी आई। क्लियर? तो यहाँ रहा सामने इक्वेशन, पुट करिए, आ गया है अल्फा कितना? h बट्टा पी ओ, क्लियर, प्लस μ2, यहाँ से गामा कितना बैठ रहा है जी? h बट्टा पी आई बराबर μ2 माइनस μ1 इंटू h बट्टा पी सी बीटा। h कैंसिल हो जाएगा, पी ओ, ये देखो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना? u, लेफ्ट साइड निगेटिव माइनस u, ये प्लस में और ये भी प्लस में। तो यहाँ से लिख सकते हैं μ1 बाई माइनस u प्लस μ2 बाई प्लस भी बराबर μ2 माइनस μ1 बाई प्लस r। तो यहाँ से ये आपको फॉर्मूला क्लियरली दिखाई दे रहा है कि μ2 बाई भी, है ना, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। तो ये बड़ा ही सिंपल मेथड था। अगर आपको ये डायग्राम पता है, 2 ट्रायंगल पहले ढूंढो, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो, परएक्सियल रेज के लिए कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा ही दिया। हर एक रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन में ये लगेगा। एंगल बहुत छोटा तो tan थीटा थीटा के बराबर, sin थीटा थीटा के बराबर, cos थीटा 1 के बराबर, और परएक्सियल रेज है तो पॉइंट एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में जो ये बी पॉइंट है वो पी के काफ़ी नज़दीक आ जाएगा। या तो आपसे 5 नंबर में इस तरीके से पूछा जाता है कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का डेरिवेशन करके दिखाइए, एक्सप्रेशन ड्राइव करिए, या फिर ये डायरेक्ट लिख देगा और बोलेगा कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, या फिर ऑब्जेक्टिव में आपसे जो है ये पूछा जा सकता है। 5 नंबर में जरूर आता है बाबू। ये जो 2 आपको मैंने बताए, व्हीटस्टोन सर्किट का 2 मेथड, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का 1 मेथड, इस दोनों क्वेश्चन से एक न एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में जरूर आएगा।
क्लियर, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप घबराइए मत। बस आपको जैसे जैसे वीडियो अपलोड होता जा रहा है आप फटाफट देखते जाइए, बढ़िया से नोट्स बनाते जाइए और दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पे, है ना, दबा के शेयर कीजिए। क्लियर, और लर्निंग जरूरी है बाबू, सीखना बड़ा जरूरी है। बाकी कोई टेंशन मत लो, आपका बोर्ड एग्जाम हम बिल्कुल भी गड़बड़ाने नहीं देंगे। धाकर नंबर आएगा एकदम। क्लियर, धाकर नंबर आएगा, एकदम दंग रह जाएगा, सभी बोर्ड दंग रह जाएंगे कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब इतना कम टाइम में बच्चा एकदम फोड़ दिया पेपर को। समझ गए ना? तो परेशान नहीं होना, आप एकदम नोट्स बनाते जाइए और पढ़ते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेंस मेकर फार्मूला और भी कुछ धाकर मेथड लेकर के, तोप मेथड लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।